हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। और आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं दोस्त ज्योग्राफी। आज क्लास थर्ड होगा और इस प्रकार से आप मेरे क्लास में लगातार बने रहिए मेरे भाई, क्योंकि आप अगर बने रहते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होगा। क्योंकि मैं शॉर्ट आपको इस PDF से बहुत कुछ करवा दूंगा, जिससे कि आप अच्छे खासे नंबर 50 to 60 क्वेश्चंस यू कैन करेक्ट इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्त आज देखता हूँ प्रमुख किला। लातेहार किला कहाँ है? मेदिनी राय ने बनवाया था, औरंगजेब के समकालीन है, 40 फुट ऊंचा है और ये लातेहार जिला में है। याद रखना आप, 40 फुट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा। निर्माण कब हुआ? 1661 में हुआ। 1661 में हुआ। ओके, चलो विश्रामपुर का किला कहाँ है? विश्रामपुर का किला पलामू में है। चेरोवंशी शासक राजा तड़वन के द्वारा बनवाया गया था। इसे बनाने में 9 वर्ष लग गए थे। कौन बनाया था? विश्रामपुर का किला तड़वन ने बनाया था। तड़वन। ओके, वन से लगा हुआ है कि जंगल जैसे एरिया में है और विश्राम करने के लिए। विश्रामपुर का किला कहाँ है? पलामू में। रोहिला का किला कहाँ है? रोहिला किला, रोहिला किला है पलामू। मुजफ्फर खान के द्वारा बनाया गया था। इसका आकृति जो है ना त्रिभुजाकार है। क्या है दोस्त? इसकी आकृति त्रिभुजाकार। रोहिला किला कहाँ है? पलामू में। ओके, चैनपुर का किला कहाँ है? चैनपुर का किला है पलामू में। मेदिनी नगर पलामू। पूरनमल के वंशधरों द्वारा इसे कोयल नदी के तट पर बनाया गया था। तो याद रहेगा कि चैनपुर का किला कहाँ है? मेदिनी नगर पलामू में है। पूरनमल के वंशधरों द्वारा इसे कोयल नदी के तट पर बनाया गया था। शाहपुर का किला कहाँ है? पलामू में। मुगल कालीन स्थापत्य निर्माण गोपाल राय के द्वारा करवाया गया था। नारायणपुर का किला कहाँ है? ये है लातेहार में। चेरोवंशी शासक भगवत राय, कौन? भगवत राय के लेखपाल जॉर्ज दास के द्वारा बनाया गया था। ओके, तो नारायणपुर का किला किसने बनाया? ये लातेहार जिला में है, नावागढ़ लातेहार। चेरोवंशी शासक भागवत राय के लेखपाल ने जॉर्ज दास ने बनाया था। बताओ पद्मा का किला कहाँ है? पद्मा का किला हजारीबाग में है। ये NH 33 पर बना हुआ है। अब इसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया। हजारीबाग जाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत इलाका है पद्मा, वहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। ओके, रामगढ़ का किला राजा सबल राय के द्वारा बनाया गया था। ये मुगल शैली से प्रभावित है। ओके, रामगढ़ किला रामगढ़ में है, राजा सबल राय के द्वारा बनाया गया था। मुगल शैली से ये काफ़ी प्रभावित है। ओके माय डियर, हाँ, तो जहाँ भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार दोबारा सुनना। गढ़बंद का किला कहाँ है? गढ़बंद किला इसी रामगढ़ में है और इसका निर्माण 1760 में किया गया था। किला 1805 में भाई राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था। इसे 1805 में कि ये क्या 1805 में भाई राजा राम मोहन राय। ओके, कुंडा किला कहाँ है मेरे दोस्त? कुंडा किला है चतरा में। ओके, ये 14th AD में 14वीं शताब्दी में बनाया गया था चेरोवंशी राजा के द्वारा बनाया गया था ये। ओके, अब बताओ कतरासगढ़ का किला कहाँ है? कतरासगढ़ का किला नाम से ही क्लियर है, धनबाद में होगा, बागमारा प्रखंड में है। पंचकोट का किला धनबाद में पंचेत पहाड़ के पास है। ये गोवंशी शासक गोमुखी द्वारा बनाया गया था। ये गोवंशी शासक गोमुखी द्वारा बनाया गया था। झरियागढ़ महल कहाँ है? ये भी धनबाद कतरासगढ़ में है। रातूगढ़ का किला कहाँ है? रांची में। रातूगढ़ ही रांची में है। नागवंशी शासक उदयनाथ शाहदेव द्वारा बनाया गया था। ओके, उदयनाथ शाहदेव के द्वारा बनाया गया था। तिलमी किला कहाँ है? तिलमी किला कर्रा खूंटी में है। निर्माण 1737 ईस्वी में अकबर नामक नागवंशी ठाकुर के द्वारा इसे बनाया गया था। ओके, तो याद रखना तिलमी किला कहाँ है? कर्रा खूंटी में है। ओके, नवरत्नगढ़ महल जो है दोयसा किला, इसे बोलते हैं क्या? दोयसा किला। नवरत्नगढ़ महल दोयसा किला ये गुमला में स्थित है। इसका निर्माण 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जन साल के द्वारा किया गया था। इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम्पी कहाँ है दोस्त? कर्नाटक में है। मंदिरों का शहर है हम्पी। तो नवरत्नगढ़ महल दोयसा किला जिसे नाम से जाना जाता है, ये कहाँ है? गुमला। नवरत्नगढ़ कहाँ है? गुमला। नवरत्न तेल लगाते हैं ना, हाँ, तो याद रखना गुमला। ये झारखंड का हम्पी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नवरत्नगढ़ को किला को कहा जाता है। पालकोट कहाँ है? पालकोट राजमहल यदुनाथ शाह के द्वारा बनाया गया था और ये NH 23 पर है। NH 23 पर है ये।
पालकोट किला, पालकोट बोले तो गुमला। जैतगढ़ किला कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। ये पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह के द्वारा बनाया गया था। जैतगढ़ किला पश्चिमी सिंहभूम। जगन्नाथ किला पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है मेरे दोस्त? जगन्नाथ किला पश्चिमी सिंहभूम। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा जानना भी नहीं है। चक्रधरपुर राजवाड़ी पश्चिम सिंहभूम कहाँ है दोस्त? चक्रधरपुर राजवाड़ी पश्चिम सिंहभूम। तेलियागढ़ किला कहाँ है? तेलियागढ़ साहेबगंज में है, साहेबगंज में है। बंगाल के प्रवेश द्वार कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तेलियागढ़ किला कहाँ है? साहेबगंज में है। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ बंगाल। गेटवे मुंबई कहाँ है? मुंबई में है। ओके, तो नेक्स्ट झारखंड के प्रमुख मंदिर देखते हैं। क्या देखते हैं मेरे भाई? झारखंड के प्रमुख मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? ये वैद्यनाथ मंदिर राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था, देवघर में स्थित है। गिद्धौर वंश के थे ये पूरनमल, और 1514 से 1515 में ये निर्मित हुआ है। तपोवन मंदिर कहाँ है? तपोवन मंदिर देवघर में है, ठीक है। यहाँ देव लोग तप करते थे। तो तपोवन मंदिर कहाँ है? देवघर में। युगल मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओके, पथरौली काली देवघर में है। पथरौली काली कहाँ है दोस्त? देवघर में। दिग्विजय सिंह के द्वारा इसे बनाया गया था। बासुकीनाथ जरमुंडी, ये दुमका में है। ओके, बासुकीनाथ किसके? जरमुंडी दुमका। ये वसाकी ताती हरिजन जाति के द्वारा इसे बनाया गया था। बासुकीनाथ दुमका। मौलिक्षा मंदिर कहाँ है? मौलिक्षा मंदिर ये दुमका में है। ये 17वीं शताब्दी में बना था। माँ दुर्गा का प्रतिमा स्थित है यहाँ। ओके, मौलिक्षा मंदिर। बताओ झारखंड धाम जो है, झारखंड धाम माँ योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? माँ योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? माँ योगिनी मंदिर बारकोपा पहाड़ी गोड्डा में स्थित है। बेलनीगढ़ कहाँ है? ये गोड्डा में स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिला है इसे। यहाँ से भगवान बुद्ध की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है बेलनीगढ़ में। ओके, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? ये सब जानते हैं, रैरप्पा में है। दामोदर व भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। काफ़ी नीचे में, एकदम पहाड़ से जैसे उतरते हुए लोग जाते हैं ऐसा प्रतीत होता है। और नीचे में भैरवी और दामोदर का संगम नदी बह रही है, और माता का चारों ओर मूर्ति है छिन्नमस्तिके का। यहाँ पर बलि भी दी जाती है। कामाख्या मंदिर की शिल्पकला की भांति यहाँ दिखता है, प्रतीत होता है। ओके, तो कैथा शिव मंदिर ये रामगढ़ में है दोस्त। कैथा शिव मंदिर कहाँ है? रामगढ़ में है। दलेल सिंह के द्वारा बनाया गया था। मुगल राजपूत बंगाल स्थापत्य कला का मिश्रण है। मुगलों का भी इसमें मिश्रण है, राजपूतों का भी मिश्रण है, और बंगाल जो शैली है, पाल शैली जिसे बोलते हैं मेनली, उसका भी मिश्रण है। ओके, शिव मंदिर बादमगांव हजारीबाग। ओके, ये कहाँ है? शिव मंदिर बादमगांव हजारीबाग। भगवान शिव के 4 गुफा यहाँ निर्मित है। वंशीधर मंदिर कहाँ है? वंशीधर मंदिर गढ़वा नगर उटारी में। वंशीधर मंदिर कहाँ है? गढ़वा, याद रखना। वंशीधर बोले तो गढ़वा। राम लक्ष्मण मंदिर पलामू में। 10 शीश महादेव मंदिर पलामू। 10 शीश किसके थे? रावण के थे। 10 शीश महादेव मंदिर, और वो महादेव का पुजारी था, भगवान शिव का। 10 शीश महादेव कहाँ मंदिर है? ये पलामू में। उग्रतारा मंदिर ये चंदवा लातेहार में है। ओके, उग्रतारा मंदिर कहाँ है? चंदवा लातेहार में। माता चंचला देवी का मंदिर कहाँ है? कोडरमा और गिरिडीह दोनों को सीमा को छूता है, तो माता चंचला देवी याद रखना, कोडरमा। भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा, काफ़ी फेमस मंदिर है ये। यहाँ तारा देवी का प्रतिमा स्थित है। कोलेश्वरी मंदिर दुर्गा, ये भी चतरा में है। कोलुआ पहाड़ चतरा में है। हिंदू व बौद्ध जैन का संगम है, ठीक है। कोलुआ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है दोस्त? 1575 फीट। कितना? 1575 फीट।
सहस्त्रबद्ध कंटेश्वरनाथ कहाँ पर स्थित है? सहस्त्रबद्ध कंटेश्वरनाथ चतरा में है। टांगीनाथ कहाँ है? टांगीनाथ गुमला में। मझगांव पहाड़ एक शिवलिंग के अलावा 8 शिवलिंग का संबंध पाशुपत संप्रदाय से संबंध रखता है। ये टांगीनाथ गुमला। वासुदेव मंदिर कहाँ है? वासुदेव मंदिर कोराम्बे गुमला में है। ये 1463 ईस्वी में राजा प्रताप कर्ण के द्वारा बनाया गया था। इसे हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वासुदेव मंदिर कहाँ है? कोराम्बे गुमला में है, प्रताप कर्ण के द्वारा बनाया गया था और इसे हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसे? वासुदेव राय मंदिर को। महामाया मंदिर कहाँ है? गुमला में है। कहाँ दोस्त? महामाया मंदिर गुमला में। नागवंशी शासक गजघंट द्वारा बनाया गया था 1908 में। अंजन धाम मंदिर कहाँ है? अंजन धाम मंदिर ये गुमला में स्थित है। हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है इसे। तो अंजन धाम बोले तो माता अंजनी ये हनुमान जी की माता थी। तो अंजन धाम बोले तो कहाँ स्थित है दोस्त? गुमला में। हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है यहाँ पर। कपिलनाथ मंदिर ये दोसाई नगर गुमला में है। कहाँ? कपिलनाथ मंदिर दोसाई नगर गुमला 1710 में निर्मित किया गया था इसे। चिंतामणि मंदिर पालकोट गुमला। चिंतामणि मंदिर पालकोट गुमला में है। चिंतामणि मंदिर पालकोट गुमला में है। नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है ये। जगन्नाथ मंदिर रांची में स्थित है। ये 1691 में बना था। ठाकुर एनी शाह के द्वारा बनाया गया था। तो जगन्नाथ मंदिर रांची में है। सूर्य मंदिर बुंडू गए कभी आप? बुंडू तमाड़ में है। तमाड़ क्षेत्र के एरिया में पड़ता है। काफ़ी नक्सलाइट एरिया था पहले, अब ठीक हो गया। सूर्य मंदिर बुंडू रांची में पड़ता है। पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है इसे, इस मंदिर को। तो बुंडू बोले तो रांची। अब आ जाओ, देवड़ी मंदिर कहाँ है? देवड़ी मंदिर ये भी तमाड़ क्षेत्र में पड़ता है, रांची में। 16 भुजा है। 16 भुजी माता दुर्गा की प्रतिमा है। ब्राह्मण पुजारी और आदिवासी पुजारी दोनों यहाँ पर रहते हैं। चतुर्भुजाकार की आकृति है। मदन मोहन मंदिर, इसी मंदिर में धोनी अक्सर पूजा करने आया करते हैं रांची में। तो ये भी छोटा सा याद रख लीजिए आप। मदन मोहन मंदिर कहाँ है? बड़ैया रांची कांके में। कहाँ दोस्त? बड़ैया रांची में, कांके के पास। 1665 ईस्वी में 14 वर्ष लग गए थे इसे बनाने में और 1682 में ये पूर्ण हुआ था। मदन मोहन मंदिर 40 फीट ऊंचा गोलाकार शिखर बना हुआ है ऊपर में। पहाड़ी मंदिर रांची में है दोस्त। पहाड़ी मंदिर रांची में है। पालकोट के राजा द्वारा बनाया गया था। पहाड़ के चट्टान का नाम क्या है? गाने टिफेरस सिलेमनाइसिस्ट। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पहाड़ी मंदिर पालकोट राजा के द्वारा बनाया गया था। ये रांची में स्थित है। राम सीता मंदिर कहाँ है? राम सीता मंदिर राधा वल्लभ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये नागवंशी राजा रघुनाथ ने 1685 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। ओके माय डियर। अमरेश्वर धाम कहाँ पर है मेरे भाई? अमरेश्वर धाम है खूंटी में। खूंटी में भगवान शिव मंदिर है ये, और अंगबारी के रूप में नामकरण किया गया है। स्वामी रूपानंद के द्वारा बनाया गया था ये। शक्ति मंदिर धनबाद में स्थित है। शक्ति मंदिर कहाँ मेरे दोस्त? धनबाद में स्थित है। लिलोरी मंदिर ये भी धनबाद में स्थित है। ओके, 800 लगभग के आसपास बना था ये लिलोरी मंदिर। लिलोरी भूपोर मंदिर कहाँ है? भूपोर मंदिर भी धनबाद में दोस्त। भूपोर मंदिर कहाँ है? धनबाद में स्थित है। भूमि एवं पृथ्वी एवं जनजातीय देवता दोनों यहाँ पर मिश्रण दिखाया गया है। विष्णु मंदिर कहाँ है? दालमी धनबाद में है। और शिव मंदिर ये भी धनबाद में है। ओके, चचगांव धनबाद में है शिव मंदिर। बेनी सागर मंदिर कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिमी सिंहभूम में। बेनी सागर मंदिर कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। रंकनी मंदिर घाटशिला पूर्वी सिंहभूम। तो अगर बेनी सागर पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम, और रंकनी मंदिर पूछे तो पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम। अब झारखंड के प्रमुख मंदिर एक बार देख लेते हैं फटाफट, ताकि आपको क्लियर ना हो सके। देवघर मंदिर, वैद्यनाथ तपोवन यहाँ कहा जाता है इसे, युगल मंदिर है। और दुमका में कौन कौन है? बासुकीनाथ है, मौलिक्षा मंदिर है। गोड्डा में माँ योगिनी मंदिर है। पलामू में राम लक्ष्मण मंदिर, 10 शीश मंदिर भी है। लातेहार में उग्रतारा का मंदिर है माता दुर्गा का। गुमला में टांगीनाथ है, वासुदेव राय है, वासुदेव महामाया मंदिर है, अंजना धाम है, कपिलनाथ है, चिंतामणि, सतीमठ,
ये सब कहाँ है दोस्त? गुमला में। खूंटी में अमरेश्वर मंदिर कहाँ है? खूंटी में अमरेश्वर मंदिर, खूंटी में। रांची में देख लो, जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, देवड़ी माता का मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है, राम सीता मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है, शिव मंदिर है। धनबाद में शक्ति मंदिर है, लिलोरी मंदिर है, भूपोर है, विष्णु मंदिर है, पार्वती मंदिर है, शिव मंदिर है। ओके, इतना सारा है। शक्ति मंदिर, लिलोरी, भूपोर, विष्णु मंदिर, पार्वती मंदिर, शिव मंदिर। पूरी सिंहभूम में रंकनी मंदिर है, घाटशिला के पास। घाटशिला जानते हो ना, तांबे का फैक्ट्री वहाँ पर स्थित है, ये निर्मित होता है। हाँ, तो पूर्वी सिंहभूम में क्या है? रंकनी मंदिर है, रंकिनी मंदिर। प्रमुख छोटा सा यहाँ सा एक छोटा सा हम लोकगीत कर लेते हैं यहाँ पर, किस अवसर पे क्या गाए जाते हैं। आगे फिर ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे। बीच में छोटा सा दिमाग का ढक्कन खोल के रखिए, बीच में थोड़ा सा कुछ तो एंटरटेनिंग के तौर पर होना ही चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट लगातार चले थोड़ा सा बोरिंग फीलिंग आती है मेरे दोस्त। तो प्रमुख लोकगीत उनके गाए गए अवसर बताओ कि लोकगीत में गाए जाने वाला अवसर। झंझाइन कब कब ये झंझाइन जो गीत है वो कब गाया जाता है? झंझाइन जो गीत है ना मेरे भाई, वो गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा किसी के जन्म के अवसर पर। ओके, बच्चे का जन्म होगा तो वहाँ ये चलता है। और डैड धारा क्या है? डैड धारा ये वर्षा ऋतु के आगमन के समय गाया जाता है, प्रातःकाल सुबह सुबह गाया जाता है। ये अधरतिया क्या है? इसका मध्य रात्रि में गाया जाता है। कजली क्या है? कजली ये आ सकता है, कजली वर्षा ऋतु के समय ये गाया जाता है। औंधी विवाह गीत है, ये औंधी क्या है? विवाह गीत है। अंगनई गीत क्या है? स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। जो अंगनई है ना, वो अंगना में गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा। झूमर क्या है? विभिन्न त्योहारों पर एक साथ लोग इकट्ठा होकर के हाथ पकड़ के नाचते हैं, झूमर। उदासी तथा पावस ये नृत्यहीन गीत है, इसमें कोई डांस नहीं चलेगा, बस लोग गीत गाते हैं बैठ करके। उदासी और पावस तथा पावस, इसे नाम ही रख दिया गया है। जदुर नृत्य ये नीर सुशंको द्वारा नीर सुशंको कहा जाता है जदुर नृत्य को। कर्मा नृत्य लहुसा नृत्य है, ये 8 पुरुष नृत्य है। कर्मा नृत्य इसे जानते हैं ना, कर्मा के समय गाया जाता है, ठीक है। नटुआ नृत्य क्या है मेरे भाई? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। सील, इसमें पत्थर की पूजा की जाती है। झूमर क्या है? झूमर क्या है? फसल की कटाई के अवसर पर गाया जाता है। करिया झूमर क्या है? ये स्त्री प्रधान नृत्य है। करिया झूमर क्या है दोस्त? ये स्त्री प्रधान नृत्य है। और दूध दुआ नृत्य है, कौन सा? दूध दुआ नृत्य, ये गाढ़े प्रकृति की होती है। एक है रस्सी कर्रा, ये तीव्र गति का झूमर है, एकदम फास्ट लोग नाचते हैं धाएं धाएं। कठोरवा क्या है? ये पुरुष प्रधान है, इसमें पुरुष मुखौटा पहन कर नाचता है, कठोरवा। मुंडारी नृत्य है, आपने पढ़ा होगा। गौंग नृत्य हो जनजाति में ये फेमस है, गौंग नृत्य। माघे नृत्य के बारे में बताओ आप। माघी नृत्य क्या है? सामूहिक नृत्य है, महिला पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। माघ के महीना में मनाया जाता है, इसलिए इसे माघी नृत्य बोलते हैं। एक है बहार नृत्य। बहार नृत्य क्या है? संथाली जनजाति एवं संथाली जो जनजाति है ना, वो साल और महुए के फूलों का प्रयोग करते हैं इसमें। बाह नृत्य जो है वो संथाली जनजाति द्वारा सरहुल के अवसर पर गाया जाता है। सरहुल को ही बाह बोलते हैं। सरहुल झारखंड में सबसे बेस्ट त्यौहार माना जाता है जनजातियों का। नृत्य स्त्री और उसमें पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दशहरी नृत्य, दशहरी बोले तो दशहरा, दुर्गा पूजा आता है ना, तो 5 दिनों हेतु आदिवासी नृत्य में थाली घंटा का भी प्रयोग करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, तो आदिवासियों के बीच माँ दुर्गा और भगवान सूर्य का पूजा बहुत होता है मेरे दोस्त। दशहरी नृत्य क्या है? दशहरा के पर्व पर गाया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है ये, विजयदशमी तक चलता है ये। डोमकच नृत्य क्या है? डोमकच नृत्य ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। कन्या के घर आंगन में जब आती है तो स्त्री प्रधान नृत्य है। ओके, विवाह के अवसर पर जब दुल्हन आंगन में आ जाती है तब ये विशेष तौर पर गाते हैं। हेरो नृत्य क्या है? हेरो नृत्य ये धान की बुआई के समय गाए जाते हैं। हेरो ये धान की बुआई के समय ये लोग डांस वगैरह करते हैं। हेरो नृत्य, इसे महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। घोड़ा नृत्य क्या है? बांस के पहिए का प्रयोग किया जाता है घोड़ा नृत्य में, बांस के पहिए का प्रयोग किया जाता है, और दुर्गानाथ राय द्वारा इसका शुरुआत माना जाता है। जरगा नृत्य ये माघ माह में माघ में मनाया जाता है, और महिलाएं सामूहिक रूप से इसमें भाग लेती हैं जरगा नृत्य में। एक है और जगह नृत्य, साथ साथ
महिला पुरुष डांस करते हैं, इसमें तीव्र होता है, बहुत फास्ट, और वर्गाकार घूमना होता है। इसमें क्या होता है, और जगह में वर्गाकार घूमना होता है। सोहराई, ये सोहराई जो होता है वो पशुओं के सम्मान में, पशुओं के रिगार्ड के लिए इसे बनाया जाता है इस त्यौहार को, ताकि पशु हमारे इतने काम आते हैं बेचारे, उसके लिए भी तो कोई त्यौहार होना चाहिए। तो उसके सींग वगैरह पर सिंदूर लगाते हैं, धो देते हैं उसको, पूरा तेल उल से लगा करके चमका देते हैं, उसे कुछ खिलाते हैं, और ये त्यौहार मनाया जाता है सोहराई। अंगनई नृत्य क्या है, अभी देखा धार्मिक नृत्य, इसे जोमनामा नृत्य नया है। अन्न ग्रहण जब होता है ना, नया फसल उगते हैं, फिर अन्न ग्रहण होता है तब मनाया जाता है। और गेना और जापिद नृत्य, महिला जो है वो कतार में आकर के एक साथ डांस करती है, गेना और जापिद। तो देखते हैं टुसु नृत्य क्या है मेरे दोस्त। टुसु नृत्य ये मकर संक्रांति के अवसर पर गाया जाता है। ओके, टुसु के प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित होती है ये। और दोहा नृत्य क्या है, संथाली जनजातियों में फेमस है ये। दोगड़े नृत्य पुरुष प्रधान होता है, इसमें शिकार करके लोग आते हैं तब मनाया जाता है। एक बार सामूहिक शिकार करते हैं, फिर ये दोगड़े नृत्य होता है। एक होता है डोयोर नृत्य, इसे जदीरा नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जदीरा नृत्य। ये एक होता है फगुआ नृत्य, ये पुरुष प्रधान है, जिसे फगुआ के अवसर पर लोग डांस वगैरह करते हैं। एक है कदसा नृत्य, ये महिला प्रधान है, सिर पे कलश लेके ये डांस करते हैं। तो कदसा याद रखना, कदसा क्या है कि सिर पे कलश लग करके वो डांस करते हैं। देखो अब छोटा सा फैक्ट याद रखो कि माघ पर्व कार्तिक फागुन कर्मा पर्व, माघ पर्व कब मनाया जाता है, कार्तिक फागुन के समय, कार्तिक में फिर फागुन है आगे। कर्मा पर्व क्या है, आषाढ़ भादो कार्तिक। जदूर नृत्य सरहुल कब मनाया जाता है, चैत के अवसर पर। जपी नृत्य आषाढ़ में। सोहराय कार्तिक में मनाया जाता है। ओके, सोहराय कार्तिक में मनाया जाता है। बस वीडियो को लगातार आप सुनते रहो कान में लगाकर, या फिर खाना बनाते वक्त जब आप घूमते हो उस वक्त। इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। आपको विशेष तौर पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोक नाट्य देख लेते हैं। डोमकच अभी देखा हमने, डोमकच विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कीर्तनिया कृष्ण के लीला किया जाता है। सामा चकेवा जो है ना, भाई बहन का आपस में प्रेम को दिखाता है ये त्यौहार, सामा चकेवा। जिस प्रकार से कर्मा भाई बहन को दिखाता है, उसी प्रकार सामा चकेवा है। चकेवा का मतलब खलनायक होता है। ओके, खलनायक। और सामा का मतलब नायक होता है। सांब जो होता है, सांब का मतलब होता है भाई। एक होता है भाकुली बंका। क्या होता है दोस्त, भाकुली बंका। ये सावन से कार्तिक माह के समय मनाया जाता है। ये जाट जाटिन होता है, श्रावण से कार्तिक माह तक मनाया जाता है। जाट जाटिन क्या है, श्रावण से कार्तिक माह तक मनाया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र देख लो आप कुछ। एक होता है भुवांग। भुवांग क्या होता है पता है, संथाल जातियों में काफ़ी फेमस है। लौकिक का प्रयोग करते हैं, लौकिक सूखा करके भुवांग बना देते हैं उसे। ठीक है, बीच के मटेरियल को हटा देते हैं और उसके बाद उसे बनाते हैं मस्त बजाने वाला भुवांग। बनम भी है ना, संथालों में बनम जी भी है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है। ये भी संथालों में काफ़ी फेमस है ये। एक होता है केंद्रा। केंद्रा क्या है, ये बांस की छड़ी, सूखे लौकी का प्रयोग कर कछुए की खाल का प्रयोग किया जाता है। इसमें नारियल का भी खाल का प्रयोग किया जाता है। केंद्रा ये भी मस्त बजाने के प्रयोग किया जाता है। केंद्रा क्या है, केंद्रा। एक है एक तारा, लौकी के आधे कटे हुए भाग को लेते हैं, लौकी का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इसमें बनाया जाता है एक वाद्य यंत्र जिसका बजाने वगैरह के लिए साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे नाम है एक तारा। एक होता है मांदर, जो कि तुम्दक भी बोलते हैं इसको। मांदर झारखंड में बहुत फेमस है। हर गीत में जनजाति बात बात पर मांदर निकाल लेंगे। ठीक है, कि मांदर बजाओ, आज मौसम ठीक है। झारखंड के प्रमुख त्यौहार देखते हैं मेरे भाई। क्या देखते हैं, झारखंड के प्रमुख त्यौहार। सरहुल सबसे बड़ा त्यौहार है एसटियों का, ट्राइबल का। चैत माह शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है ये। कब, कौन से महीना मनाया जाता है, चैत में। मान्यता है कि साल के वृक्ष में उनके देवता बोंगा का निवास है। ठीक है, बोंगा, इनके सिंह बोंगा काफ़ी प्रमुख देवता होते हैं ट्राइबल में। फूलों के त्यौहार बोला जाता है इसे। चारों ओर महिलाएं फूल 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 बदन में गांथ लेती है, एक से एक फूल। ठीक है, खूबसूरत साड़ी पहन के वो अपने
गांव समाज में जो अखड़ा होता है, पंचायत होता है, उसके इर्द गिर्द डांस करते हैं। पहला दिन जो होता है वो मछली के अभिषेक से जल की घर से छिड़काव करते हैं। मछली को पानी में डुबा देते हैं और फिर उसके जो पानी होता है उसे घर से छिड़काव करते हैं। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। क्या किया जाता है? उपवास रखा जाता है। इसे मंडा शिव की पूजा, वैशाख मंडा जो होता है, मंडा बताओ, मंडा जो है ना, महादेव शिव की पूजा किया जाता है इसमें वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। इसमें पुरुष व्रती को भगता और महिला व्रती को सोक्ताइन कहते हैं। इसमें जो पुरुष भगत होते हैं ना, उसे पुरुष जो होते हैं जो भगत, उसे भगता, और महिला जो व्रती होती है उसको बोलते हैं सोक्ताइन। कर्मा जो है वो प्रकृति को डिनोट किया जाता है मेनली, कि देखो भाई प्रकृति कितनी सुंदर है, तो जो कर्म का पेड़ होता है उसी की पूजा किया जाता है। इसमें भाई बहन के प्रेम को दिखाया जाता है। भाई के लिए बहन क्या उपवास रखती है। नेक्स्ट सोहराई, अभी हमने देखा था कि दीपावली के दूसरे दिन जानवर के प्रेम में मनाया जाता है। ये ऐसा माना जाता है, इससे धन दौलत घर में आती है, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार से लक्ष्मी है, जानवर भी, वो भी तो धन है। धान बुनी, ये है वो आदिवासी या सदान दोनों के द्वारा मनाया जाता है। एक बहुरा, अच्छी वर्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है? बहुरा। अच्छी वर्षा भी होगा, संतान प्राप्ति भी होगा। नवाखानी, ये क्या है? कर्मा पूजा के बाद मनाया जाता है दोस्त, नवाखानी। चांडी पर्व क्या है? चांडी पर्व जो है ना, उरांव जनजाति में फेमस है ये, और ये माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। बुरु पर्व जो है वो ट्राइबल के द्वारा मनाया जाता है, जनजातियों के द्वारा, मेनली मुंडा में। उद्देश्य क्या होता है? वन्य जीवों तथा मानव के आपस में तालमेल बना रहे, कोई दूसरे पर अटैक ना करे, इसीलिए इसी सम्मान में मनाया जाता है बुरु पर्व। जावा पर्व क्या है दोस्त? भादो महीना मनाया जाता है। ये भादो माह में मनाया जाता है। ये अविवाहित जो जनजाति महिलाएं होती है ये वो करती हैं जावा पर्व। ओके, जावा पर्व कौन करता है? जो अविवाहित महिलाएं होती है ना, वो करती है। सेंद्रा पर्व, ये उरांव जनजाति में मनाया जाता है, शिकार के लिए मनाया जाता है। महिलाएं पुरुष कपड़ा पहन करके शिकार करने के लिए निकल पड़ती है घर से सामूहिक तौर पर। अब देखते हैं हम लोग मेला। ओके, अब देखते हैं मेला कहाँ कहाँ है। रथ यात्रा मेला कहाँ है? रथ यात्रा मेला जगन्नाथपुर रांची में है। मुड़मा जत्रा आदिवासी कार्यक्रम के द्वारा ये मनाया जाता है, आदिवासियों के द्वारा। नौमी डोली कहाँ है? टाटी सिलवे रांची में है। ओके, नौमी डोली कहाँ है? टाटी सिलवे रांची। सूर्य कुंड मेला कहाँ है? हजारीबाग में, काफ़ी फेमस है। यहाँ गर्म जलप्रपात है जहाँ पर लोग नहाते हैं आराम से, बहुत मज़ा आता है। नरसिंह स्थान, ये हजारीबाग में स्थित है। हथिया पत्थर मेला बोकारो में स्थित है। कुंडा मेला चतरा में स्थित है। राम रेखा कहाँ है? राम रेखा गुमला में है। श्रवण मेला कहाँ है? श्रवण मेला देवघर। बढ़ाई मेला देवघर। हिजला मेला ये दुमका मनाया जाता है, मयूराक्षी नदी के किनारे, याद रहेगा। हिजला मेला कहाँ? दुमका, मयूराक्षी नदी के किनारे। बिंदु धाम मेला साहेबगंज में। बिंदु धाम मेला कहाँ? साहेबगंज में। झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला देखो। जादव पाटिया संथाली जाति द्वारा मनाया जाता है दुमका जिले में। अभी भी देखा सोहराय पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है दोस्त, और ये हजारीबाग में काफ़ी फेमस है सोहराय। कोहबर जो है वो गुफा में विवाहित जोड़ा, इसका जो कोहबर चित्रकला है ना, वो गुफा में एक विवाहित जोड़ा को दिखाया जाता है, और ये बिरहोर जनजाति में बहुत फेमस है ये। एक है गंजू चित्रकला, ये पशु वन्यजीव वनस्पतियों की तस्वीरें बनाया जाता है इसमें, गंजू। ओके, अब आ जाओ पैतकर चित्रकला। पैतकर, ये अमादुबी सिंहभूम में मनाया जाता है। अमादुबी सिंहभूम में मनाया जाता है। एक है रानी तेली एवं प्रजापति चित्रकला, ये पशुपति भगवान शिव को समर्पित है ये चित्रकला। ओके, कोहबर जो है देखा आपने, सिक्का देवी। एक है डोकरा कला क्या है जो दोस्त? ये मोम कास्टिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें संबंध जो है इसका वो मलार जाति से, किस जाति से? मलार जाति से। छोटा सा देखो नोट करके, झारखंड की भाषा संथाल भाषा जिसको होड़ रोड कहा जाता है,
ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में इसको जगह मिला है। रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में इस भाषा का आविष्कार किया गया था। तो संथालों की लिपि क्या है? ओल चिकी। ओके, हो भाषा देखो, ये लोको बोद्रो नामक व्यक्ति द्वारा इसका सृजन माना जाता है। इसकी जो भाषा है ना, बारंगचित्ती लिपि का विकास से हुआ है। हो लोको बोद्रो नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, इसकी जो भाषा का विकास है बारंगचित्ती नामक लिपि से हुआ है। याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ कि याद रहेगा। खड़िया, अब हम लोग देखते हैं कि मेनली कुडुक या उरांव क्या है? ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। ये क्या है दोस्त? द्रविड़ भाषा से परिवार से संबंध रखते हैं। माल्टा या माल्टो, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सभी से संबंध रखते हैं। नागपुरी जो भाषा है ना, वो मागधी और प्राकृत भाषा का मिश्रण है। तो जो इम्पोर्टेंट कुछ है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, फिर आगे हम लोग देखते चलेंगे मेरे दोस्त। इस प्रकार से आपका क्लास को मैं एंड करूँगा कुछ देर बाद। आप लगातार वीडियो में बने रहो। साहित्य को देखता हूँ। देखो, संथाली साहित्य भाषा का प्रथम पुस्तक प्रकाशन 1852 में हुआ था। एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। 1873 में L.O. स्क्रेप्स रूड द्वारा संथाली भाषा का प्रथम संस्करण व्याकरण का प्रयोग किया गया था। अ ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज, कौन सा बुक था? अ ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज। नेक्स्ट, हो में क्या है? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज। ये बुक कब आया मार्केट में? 1840 में। 1902 में N.K. बोस प्लस C.H. बोम्बावास द्वारा जनजातीय लोकगीतों का पहली बार पुस्तक आया। किसमें? फोकलोर ऑफ द कोल्हान, N.K. बोस और C.H. बोम्बास के द्वारा। प्रकाशन 1905 में हुआ, ग्रामर ऑफ द कोल के नाम से हुआ। 1915 में लियोनस ब्रो द्वारा हो ग्रामर का बुक आया। कौन सा? लियोनस ब्रो द्वारा हो ग्रामर। देखो, खड़िया जो है ना, वो GC बनर्जी द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, ये बुक का प्रकाशन किया गया 1934 में आया। ओके, और ये फ्लोर चेइसन्स द्वारा लिखित पुस्तक खड़िया शब्दकोश का प्रकाशन भी किया गया। 1937 में SC राय ने खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं तथा मंत्री व खड़ियाज नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। कुडुक जो है ना, कुडुक एक भाषा है। किसका दोस्त? उरांवों की भाषा। 1874 में ओ फ्लैक्स द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू द ओरांव लैंग्वेज तथा सर जॉर्ज कैंपबेल द्वारा स्वेरीमेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया गया। 1886 ईस्वी में F.H. की ब्रीफ ग्रामर तथा 1903 में कुडुक अंग्रेजी डिक्शनरी का प्रकाशन हुआ। देख लो, पर कुछ प्रमुख देख लेते हैं हम लोग किसका कृति रहा। दिव्य ज्योति 1951 में आया पानुरी जी के द्वारा। पानुरी जी का देखो क्या क्या है। मातृभाषा है, खोरटा है, बाल किरण है। पुटुस फूल किसका है? गजाधर महतो का 1988 में आया था। डाह किसका है? सुकुमार का है। डिडाक डवानी बंसीलाल बंसी का है। खोटा में कुछ प्रमुख रचना मैं बता रहा हूँ आपको। पंच परगनिया में देख लो, विनोदिया कवि के द्वारा, विनोद कवि आरंभकर्ता माना जाता है इसे। तो मेनली खोटा को ही देखना था, अब विशेष तौर पर आपको नहीं देखना मेरे भाई। ओके, प्रमुख रचना में आपको नहीं देखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अभी क्लास एंड नहीं हुआ है, अभी हम लोग देखते चलेंगे आगे की ओर। अब हम लोग ज्योग्राफी में क्या देखने वाले पता है? नदी। क्या देखने वाले हैं? अभी तक किला वगैरह देखा था, अभी देखने वाले हैं नदी। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए। जो टिकेगा, जो आज की डेट में जो दीपक तूफान में टिकेगा उसी का जोत जलेगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया में अभी गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है। जो झुक गया वो समझो उसका गर्दन कट गया, क्योंकि इतनी ताबड़तोड़ कंपटीशन है, इतनी पॉपुलेशन, इतनी कम रिसोर्सेस, उसमें से आपको जगह चाहिए तो लड़ना तो पड़ेगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। देखो, उत्तरवर्ती नदी कौन कौन सी? झारखंड के दोस्त, सोन है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फाल्गु है, चानन है।
दक्षिणवर्ती नदी कौन कौन सा है? दक्षिणवर्ती दामोदर है, स्वर्णरेखा है, बराकर है और साउथ कोयल है, वही दक्षिणी कोयल, शंख है, मयूराक्षी है। तो याद रहेगा, क्या याद रखना आपको? उत्तरवर्ती बोले तो सोन, उत्तरी कोयल, एक कोयल दोनों में है तो उत्तर में उत्तरी हो जाएगा, दक्षिण में दक्षिणी हो जाएगा। पुनपुन, फाल्गु, चानन, और दक्षिण में दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, शंख, मयूराक्षी। अरे कोयल जोड़ दो अपना दक्षिण वाला, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? अमरकंटक पहाड़ी से। मुहाना कहाँ है इसका? गंगा में। 784 किलोमीटर ये सफ़र तय करती है। सहायक नदी कौन सा है इसका? उत्तरी कोयल है, याद रहेगा। सोन, अमरकंटक, मुहाना, गंगा। वो सहायक नदी उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल रांची, पठार, पिस्का से निकलती है। मुहाना कहाँ है इसका? सोन है, 260 किलोमीटर ये सफ़र तय करती है। सहायक नदी औरंगा, अमानत, बूढ़ा। उत्तरी कोयल का सहायक नदी कौन है दोस्त? औरंगा, अमानत, बूढ़ा। उपनाम क्या है इसका? उत्तरी कोयल को किक्कट और बमागधी के नाम से जाना जाता है इसे। फाल्गु नदी कहाँ है? फाल्गु नदी ये उत्तरी छोटानागपुर पठार से निकलती है। मुहाना इसका पुनपुन में जाकर मिल जाता है। और सहायक नदी निरंजना और मोहना है। ओके, निरंजना क्या बोलते हैं? लीलाजन, तो निरंजना और मोहना है। अब आ जाओ सकरी में। सकरी जो है ये भी उत्तरी छोटानागपुर से निकलती है। मुहाना गंगा का तल क्षेत्र है और सहायक नदी किऊल और मोरहर है। तो याद रखना, पूछ देगा कि किऊल और मोरहर किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना सकरी की, सकरी। ओके, चानन कहाँ है? चानन का उद्गम स्थल उत्तरी छोटानागपुर है दोस्त। ये मुहाना इसका भी सकरी है। और उपनाम क्या है इसका? पंचाने या पंचानन। बूढ़ा नदी ये उत्तरी छोटानागपुर से निकलती है, महुआटांड, लातेहार से। ओके, मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल है इसका। अपवा क्षेत्र लातेहार में बहती है ये। इस पर सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। तो बूढ़ा नदी अपने बूढ़ा जलप्रपात के लिए फेमस है। औरंगा नदी जो है ना, वो उत्तरी छोटानागपुर से निकलती है, किसको लोहरदगा। कहाँ दोस्त? खिसको नहीं, किसको लोहरदगा। मुहाना उत्तरी कोयल में स्थित। मुहाना उत्तरी कोयल है। सहायक नदी कौन कौन सी है? घाघरी, गोवा, नाला, दधारी, सकरी। तो नाली में समझना, घाघरी, गोवा, नाला, धधारी, सकरी। घाघरी, गोवा, नाला, धधारी, सकरी। अपवा क्षेत्र का है? लोहरदगा, लातेहार, पलामू। अब आ जाओ अमानत। ये उत्तरी छोटानागपुर से निकलता है भी और चतरा से निकलता है ये अमानत। मुहाना उत्तरी कोयल है। कहाँ दोस्त? मुहाना उत्तरी कोयल है। सहायक नदी कौन सा है? जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, मैला, सलाई, पाटन। याद रहेगा, जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, मैला, सलाही, पाटन। अपवा क्षेत्र चतरा, लातेहार, पलामू। ओके। झारखंड की पूर्ववर्ती नदी देख लो दोस्त, दामोदर नदी। ये उत्तरी छोटानागपुर, टोरी, लातेहार से निकलती है। ये मुहाना कहाँ है? हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल। 592 किलोमीटर 368 मील तय करती है ये सफ़र। और झारखंड में कितना है? 290 किलोमीटर का ये दूरी तय करती है। अपवा क्षेत्र 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है। सहायक नदी कौन सा है इसका? बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा। याद रहेगा, बराकर, बोकारो, कोनार। ओके, आर सब जगह लग रहा है ना, बराकर, बोकारो, कोनार। अब जमुनिया, कतरी, भेड़ा। अपवा क्षेत्र का? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार व रांची, लोहरदगा। दामोदर में धनबाद में प्रवेश करते समय जमुनिया नदी से मिल जाती है। कौन नदी मिलती है दोस्त? जमुनिया। और तब पूर्व की ओर पारसनाथ क्षेत्र में कतरी नदी आकर के मिल जाती है। इसमें पारसनाथ क्षेत्र में कौन सी नदी मिलती है? कतरी। झारखंड की सबसे लंबी नदी और सबसे प्रदूषित नदी है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो दामोदर की यही कहानी, सबसे लंबी भी है बेचारी और सबसे प्रदूषित भी है बेचारा। स्वर्ण रेखा जो है उत्तरी छोटानागपुर, नगड़ी से निकलती है। नगड़ी रांची में है ना। ये दोस्त स्वर्ण रेखा मंदिर कहाँ है? ये आ जाएगा नगड़ी से। छोटानागपुर नगड़ी से निकलती है रांची से। मुहाना कहाँ? बंगाल की खाड़ी। 470 किलोमीटर का सफ़र तय करती है ये।
सहायक नदी कौन सा है? स्वर्ण रेखा का। तो रेखा का सहायक कौन कौन है? काकरो, कांची, खरकई, जुमारू, राढ़ू, संजय। तो रेखा का सहायक कौन कौन सहायता कौन कर रहा है? काकरो, कांची, खरकई, जुमारू, राढ़ू, संजय। अपवाद क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम। इस नदी में सोना का अंश पाया जाता है। यह झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। याद रखना ये फैक्ट, यही स्टेटमेंट दे देगा आपके एग्जाम में। जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी है ये। कौन? स्वर्ण रेखा डायरेक्टली जाकर गिर जाएगी स्वतंत्र रूप से। यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है स्वर्ण रेखा, जबकि सहायक नदी राढ़ू जोन्हा गौतम धारा। जो सहायक नदी कौन का है? राढ़ू पर एक जलप्रपात स्थित है ना, जोन्हा क्या बोलते हैं? गौतम धारा। और दूसरा कौन सी है सहायक नदी? कांची पर एक वाटरफॉल है, कौन सा? दसम जलप्रपात। याद रहेगा? हाँ, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई याद रहेगा आपको। राढ़ू सिल्ली के पास दक्षिण में स्वर्ण रेखा मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाओ बराकर। ये पद्मा हजारीबाग से निकलती है। मुहाना कहाँ? दामोदर नदी। 225 किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। हजारीबाग गिरिडीह धनबाद इसका मुहाना क्षेत्र। इस नदी का उल्लेख कहाँ है? बौद्ध तथा जैन साहित्य में मिलती है। दक्षिणी कोयल कहाँ है? नगड़ी रांची में। ये मुहाना शंख नदी में 410 किलोमीटर है। और कारो, उसरी, बारसोती इसकी क्या है? इसकी सहायक नदी है। कौन? दक्षिणी कोयल की कारो, उसरी और बारसोती। अपवाद क्षेत्र कहाँ? लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी जो है त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से दोस्त? त्रिकुट पहाड़ी से। मुहाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल। 250 किलोमीटर सहायक नदी है। 250 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना। याद रहेगा? मयूराक्षी की सहायक नदी कौन सी है? धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना। इसका उपनाम क्या है मयूराक्षी नदी का? मोर नदी या मयूराक्षी नदी कहते हैं इसे। ब्राह्मणी नदी ये दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। कहाँ से? दुमका। ठीक है, ये ब्राह्मणी नदी है। हुगली जो है ना, इसे उपनाम दिया गया है। 480 किलोमीटर है ये सफ़र तय करती है। 480 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सा है? गुमरो, एरो। तो दो क्वेश्चन दे देगा कि गुमरो एरो किसकी सहायक नदी है दोस्त? तो याद रखना ब्राह्मणी की। अपवाद क्षेत्र कहाँ है? दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज। ओके, संथाल परगना में ये बेचारी नदी बहती है। कौन? ब्राह्मणी। शंख जो है, शंख चैनपुर गुमला से ये नदी निकलती है। यह अपने उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय व गहरी खाई का निर्माण करती है। यह गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। अजय नदी, ये मुंगेर बिहार से इसका उद्गम स्थल है दोस्त। मुहाना कहाँ? भागीरथी, वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाती है। सहायक नदी कौन सा है इसकी? अजय की पथरो एरो बोल दिया। गुमरो एरो तो अभी देखा ब्राह्मणी नदी का है। और अजय नदी जो है ना, वो है पथरो जयंती। तो दोस्त याद रखना अजय का कौन सा है? पथरो जयंती। अब आ जाओ नेक्स्ट, गुमानी ये राजमहल पहाड़ी से निकलती है, इसीलिए अधिक गुमान भी है। ओके, मुहाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और सहायक नदी कौन सी इसकी? मेरेल। क्या नाम है? मेरेल। अपवाद क्षेत्र साहेबगंज, गोड्डा है। बांसलोई नदी ये बांस की पहाड़ी गोड्डा से निकलती है, ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तजना नदी, बताओ तजना नदी कहाँ से निकलती है? तजना नदी ये बुंडू है, बुंडू में सूर्य मंदिर स्थित है ना, क्या फेमस है? तो बुंडू तमाड़ रांची से निकलती है। मुहाना कहाँ है? कारो नदी, कारो में जाके तजना मिल जाती है। अपवाद क्षेत्र रांची खूंटी। इस नदी के अपवाद क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष मिलते हैं। असुर सभ्यता का अवशेष किस नदी के आसपास मिलते हैं? तजना नदी, खूंटी। कांची नदी ये तमाड़ रांची से ये नदी निकलती है, कांची। ये मुहाना इसका कहाँ है? स्वर्ण रेखा, मुरी में जाकर के ये मिल जाती है।
अब नेक्स्ट है दोस्त रो नदी। ये क्या लगता है, हमेशा रोते रहती है, ठीक है, रोएगी तभी तो पानी बढ़ेगा। रो नदी चाईबासा के पास, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास ये नदी निकलती है और कारो नदी में जाके मिल जाती है ये। इस नदी के तट पर चाईबासा शहर स्थित है। तो रो नदी रो नहीं रही है, चाईबासा शहर को अपने आसपास बसाई भी है। नेक्स्ट फैक्ट याद रखो दोस्त, फैक्ट की बात कर रहा हूँ। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब बना? साहेबगंज, एकमात्र गंगा जो नदी है वो साहेबगंज के पास से गुजरती है। 20 फरवरी 2009 को बना गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। झारखंड में साहेबगंज से होकर गुजरती है। मुख्यालय कहाँ है? रांची है। इसका गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का हेड कौन होता है? सीएम। और अन्य सदस्य में पर्यावरण मंत्री, शहरी विकास मंत्री, मुख्य सचिव वगैरह शामिल होते हैं। प्रमुख जलप्रपात देख लो, लातेहार बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये 137 मीटर ऊंचा है और फीट में बात करें तो 450 फीट। तो 137 मीटर ऑब्लिक 450 फीट। ओके, उत्तरी कोयल पर ये स्थित है। लोध बूढ़ा नदी पर स्थित है ये। गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण यहाँ हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ गढ़वा। गढ़वा में कौन कौन सा जलप्रपात है दोस्त, एक ही साथ हम लोग करते चलते हैं। ओके, गढ़वा में देखो, दिमाग के ढक्कन खोल के रखो आप, ठीक है, हर चीज़ को एक बार में ऑब्जर्व करके फिट कर दिया करो, लॉक कर दो अपने दिमाग में। गढ़वा में गुर सिंधु, बलचौरा, सुखल दर्री, गुंगा झंझ, हेसातु, सतबहिनी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गढ़वा में गुर सिंधु, बलचौरा, सुखल दर्री, गुंगा झंझ, हेसातु, सतबहिनी। पलामू में कुंड, कहाँ है कुंड? पलामू में, रांची में। हुंडरू जलप्रपात दूसरा जलप्रपात ये स्थित है। सबसे पहला कौन सा है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो 137 मीटर ऊंचा है। तो हुंडरू दूसरा है, 98 मीटर 321 फीट इसकी ऊंचाई है। स्वर्ण रेखा पर स्थित है ये। और जो दसम है ना, या फिर दासोंग, ये कांची नदी पर स्थित है, जो कि इसकी सहायक नदी है। और जोन्हा या गौतम धारा दोनों एक ही नाम है, जोन्हा बोलो या गौतम धारा बोलो, ये राढ़ू नदी पर स्थित है। सोनुआ कहाँ है? सोनुआ, सीता, तिरु, पंगूरा, ये सभी रांची में है दोस्त। सोनुआ, सीता, तिरु, पंगूरा, पंचघाघ कहाँ है दोस्त? रांची में। लोहरदग्गा जो है गरगरिया पहाड़ क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। नामी है लोहरदग्गा और कहाँ स्थित है? घरघरिया पहाड़ क्षेत्र में। गुमला में देखो, हेपाद घाघरा नदी पर स्थित है। नागफेनी शंख नदी पर स्थित है। सदनी घाघ शंख नदी पर स्थित है, सर्पाकार आकृति के बना हुआ है। प्रेमा घाघ ये शेरका नदी पर स्थित है। सब गुमला में, हेपाद, नागफेनी, सदनी, ओके, प्रेमा घाघ ये सभी कहाँ है? गुमला में स्थित है। देखो सिमडेगा में क्या है? सुगाटा घाघ कहाँ है? शिमला में, सिमडेगा में, शंख नदी पर स्थित है। चतरा में क्या है? गोवा तमासीर। क्या दोस्त? गोवा वो नहीं है महाराष्ट्र के बगल ला, ये गोवा तमासीर, मालूदा, डुमेर, सुमेर और केरीदा। तो गोवा, तमासीर, मालूदा, केरीदा, डुमेर, सुमेर कहाँ है? चतरा में है। हजारीबाग में क्या है? सूरजकुंड, बोकारो मत समझना, ये जलप्रपात की मैं बात कर रहा हूँ। और ये कहाँ है? हजारीबाग में। रामगढ़ में क्या है? रजरप्पा दामोदर भैरवी नदी के संगम पर छिन्नमस्तिके मंदिर, माता अष्टभुजी मंदिर, दुर्गा का मंदिर स्थित है। अब जाओगे काफ़ी मज़ा आ जाएगा। कोडरमा कहाँ है? सतगांव कहाँ है? कोडरमा में दोस्त। अब देख लो धनबाद में क्या क्या है। मुनीडी मटिंडा कहाँ है दोस्त? मुनीडी मटिंडा धनबाद में। पश्चिम सिंहभूम हिरनी रामगरहा नदी पर स्थित है ये हिरनी। थकोरा, लुपुगुंटू ये सब कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। तो पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी, थकोरा, लुपुगुंटू ये क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में क्या है? धारागिरी, ठीक है, पूरब में देखो धारा बह रहा है, धारागिरी घाटशिला के पास। अब मोतीझरा कहाँ है? साहेबगंज में है दोस्त, ये अजय नदी के तट पर स्थित है। गिरिडीह में देख लो उसरी कहाँ है? गिरिडीह में। ये उसरी नदी खंडोला पहाड़ पर स्थित है। आपने गाना सुना होगा ना, मंडोला मंडोले मेरे तंडोले, अगर करे दिल तेरा आ रंग दे। तो याद रखना मंडोला नहीं खंडोला।
ओके। गर्म जलकुंड, गर्म जलकुंड देख लो, गर्म जलकुंड कैसे बनता है गर्म जलकुंड? ये मृत ज्वालामुखी जो होता है नीचे, धरती के नीचे जो मैग्मा जमी होती है, वो क्या होता है, भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय जो खनिज होते हैं जो हाईली गर्म होते हैं। आप लोग निफे पढ़े होंगे, निकेल फेरस अंदर में पृथ्वी नीचे, वो काफ़ी गर्म होता है, और वो जब गर्म होता है आपस में लावा फैलता है, पिघलता है, और जो जमीन कमज़ोर रहती है उसे फाड़ के निकल जाता है धरती को। उसी को एपिसेंटर, फोकस एपिसेंटर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो वहीं से ये गर्म जलकुंड वहाँ से निकलता है, पानी का फव्वारा, ठीक है, और पृथ्वी तक आती है, लोग मज़े लेते हैं गर्म जलकुंड में। तो देखो दोस्त, कहाँ कहाँ गर्म जलकुंड है वो देखो। हजारीबाग में क्या है, सूरज कुंड है, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है ये, 88 डिग्री सेल्सियस और 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी टेम्परेचर है। तो 88 190 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ओके, यस, गर्म जलकुंड है ये। अब आ जाओ मेरे दोस्त, हजारीबाग में और कौन कौन सा है? हरहद, कावा, टाइगर, हजारीबाग। पाकुड़ में आ जाओ, शिवपुर, सोता, बारामसिया और लाउडलाद। लाउड, तो आप इतने याद मत रखो, इसको लाडला कर दो। शिवपुर, सोता, बारामसिया और लाडलाऊ दिख जाएगा तो लाडला समझ जाना, एग्जाम में आप मार देना पाकुड़। शिवपुर, सोता, बारामसिया और लाडला कहाँ है दोस्त? पाकुड़ में। दुमका में रानी बहल, झुमका, ठीक है, झरिया पानी, ततलोई, 12 झरना और नूनबिल, ये सब कहाँ है? सभी ये सभी दुमका में है, दुमका में है। रानी बहल, झरिया पानी, ततलोई, 12 झरना, नूनबिल, ये सब कहाँ है दोस्त? दुमका में है, ठीक है। धनबाद में क्या है? तेतुलिया, सुसुम पानी। तेतुलिया दामोदर नदी के तट पर स्थित है, और सुसुम पानी जो है ना मोर नदी पर स्थित है, बाघमारा प्रखंड में। ओके। और लातेहार कहाँ स्थित है? तातापानी कहाँ स्थित है? लातेहार में। चतरा में क्या है दोस्त? दुआरी कहाँ है? चतरा में। अब प्रमुख झील कर लेते हैं हम लोग, छोटा सा, यहाँ थोड़ा सा झील मिलावट आ गई है, बट डोंट वरी, आई एम हेयर, आई विल रीड, यू विल लिसन ओनली, आप केवल सुनिए इसे। देखो, गरगा झील बोकारो में स्थित है। डिमना जो है ना दलमा के पास, जयंती सरोवर के पास स्थित है ये। ओके, डिमना बोले तो दलमा, पूर्वी सिंहभूम। हुडको कहाँ है दोस्त? ये जमशेदपुर में है। तोपचांची धनबाद में है। ओके, धुरवा, कोरे, ये सभी कहाँ है? रांची में स्थित है। तो झारखंड की जलवायु कैसी है? आप फैक्ट याद करते चलो, दिमाग का ढक्कन खोल कर रखो, सारा फैक्ट दिमाग में बस जाना चाहिए। झारखंड की जो जलवायु है ना वो उष्ण कटिबंधीय है, ऋतुओं में अंतर पाया जाता है। यहाँ औसत तापमान कितनी है? 25 डिग्री सेल्सियस। और अकॉर्डिंग टू NIDM, डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या बोलता है झारखंड की जलवायु के प्रदेश के बारे में? देखो, पहला है कि मध्य उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार, दक्षिणी पठार के क्षेत्र में इसको बांटा गया है। अधिकतम ताप जो होता है वो मई के महीने में होती है दोस्त, मई के महीने में होती है अधिकतम तापमान। मासिक औसत तापमान कितना है? 29 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस है। और पठारी भाग के कारण, ठीक है, लू नहीं चलता है इसमें। लू मैदानी क्षेत्र में बहुत चलते हैं ना, हाँ, लोग गिर जाते हैं इसमें गर्म हवा के चक्कर में। जमशेदपुर सबसे गर्म स्थान माना जाता है इसमें। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार में के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में निम्न वायु दाब, लो एयर प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। अब पछुआ पवन का प्रवाह समाप्त हो जाएगा वहाँ पर। लो एयर प्रेशर पता है क्या होता है? यहाँ पर जो एयर होता है काफ़ी गर्म हो जाती है और बहुत ऊपर से उठने लगती है, फिर वहाँ बारिश होती है, मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ओके, और हवाएं काफ़ी तेज़ चलने लगती है। क्यों? क्योंकि लो एयर प्रेशर हो चुका है, अब हवा का भार बहुत कम हो चुका है, काफ़ी हॉट हो चुका हवा। अब मई में नार्वेस्टर प्रभाव जो होता है उसके कारण से तड़ित झंझायुक्त वर्षा यहाँ पर होती है। वर्षा ऋतु जून से लेकर अक्टूबर, यानी कि 6 से 10, जून 6, अक्टूबर 10। मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है दोस्त। आपने दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ा होगा किस प्रकार से केरला से वहाँ शुरुआत होती है, पूरा भारत को पानी से धुआं कर देती है वो, बारिश ही बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून, सोचो दक्षिण पश्चिम मानसून कितनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। से वर्षा यहाँ दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है, अरब के सागर से और बंगाल की खाड़ी से भी। ओके, झारखंड में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। कितनी? 75% अप्रॉक्स बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर
दक्षिण से उत्तर, ठीक है, तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा लगातार घटती जाएगी। क्यों भाई, आपको रीजन तो पता ही होगा, ज्योग्राफी तो आपने पढ़ा होगा। औसत वर्षा देखो 140 सेंटीमीटर है झारखंड की, और झारखंड क्या मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है, ठीक है। झारखंड सबसे मस्त है, ना बाढ़ का टेंशन, ना पानी का टेंशन, ना सूखा का टेंशन, कोई नौटंकी नहीं, एकदम प्रकृति के बीच बसा हुआ गोद में है। हालांकि झारखंड की बेकार नेताओं के कारण झारखंड बर्बाद हो चुका है मेरे दोस्त, बट झारखंड तो अपने आप में शिमला है, शिमला, हिमाचल वाला शिमला। नेतरहाट पठार में क्या होता है, वर्षा अधिक गिरती है, 100 से 2 सेंटीमीटर। शीत ऋतु जो होती है नवंबर से फरवरी तक, यानी कि 11 से 2, 11 बोले तो नवंबर, फरवरी बोले तो 2। ऊंचाई के कारण मैदानी भाग में ठंडा अधिक गिरती है, तो मैदानी ऊंचाई भाग में रहने का नहीं झारखंड में, वरना ठंड मार देगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है यहाँ, रबी फसल के लिए ये अच्छी मानी जाती है, गेहूँ वगैरह हो जाता है। सर्वाधिक ठंड यहाँ जनवरी में पड़ती है, और नेतरहाट में बहुत ठंड गिरती है दोस्त, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक घट के आ जाता है, तो ठंड के मौसम में वहाँ जाने का नहीं, गर्मी में जाने का। महाद्वीपीय प्रकार की यहाँ जलवायु है दोस्त, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर है पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह का मध्यवर्ती भाग, संथाल परगना का पश्चिमी भाग, देवघर, दुमका, ये सभी क्या है, यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। वर्षा जो होती है यहाँ 114 से लेकर 127 सेंटीमीटर तक होती है। बस आप देखते चलो, सुनते चलो इसे, जहाँ गौर करने की बात होगी मैं खुद बोलूँगा, इंपॉर्टेंट, ओके। विशेषता क्या है, ठंडा है, ठंडा अधिक गिरेगा यहाँ, गर्मी में गर्मी अधिक गिरेगा। अब आ जाओ उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। मध्यवर्ती क्षेत्र में मेनली क्या है, ईस्ट लातेहार, साउथ चतरा, साउथ हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, साउथ वेस्ट दुमका। सभी डायरेक्शन तो क्लियर होगा ना, ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, और फिर एक एक जो हो जाते हैं तो 8 डायरेक्शन हो जाता है मिलकर, तो साउथ वेस्ट मैं बोल रहा हूँ, साउथ वेस्ट दुमका। अकॉर्डिंग टू ये वर्षा कितनी होती है, 127 से लेकर 162 सेंटीमीटर। अब देखो यार, ये इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है झारखंड में, वो है संथाल परगना क्षेत्र, विस्तार साहेबगंज से लेकर के पाकुड़ तक, ये याद रखना। डेल्टा वाली प्रदेश कहाँ है झारखंड का, वो है साहेबगंज, जहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है। सागर प्रभावी क्षेत्र है, बताओ, ये पूर्वी सिंहभूम, क्यों, उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है वो, उधर पूरे सागर ही सागर है। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र है, विस्तार कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, वेस्ट सिंहभूम, 140 से 152 सेंटीमीटर तक। सामान्यतः मानसून कहाँ है, पूर्व तड़ी झांझा, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। आर्द्र वर्षा क्या है, वेस्ट सिंहभूम में। विस्तार कहाँ है, सिमडेगा, पश्चिमी सिमडेगा, ठीक है। 152 सेंटीमीटर वर्षा दोनों शाखाओं से होती है यहाँ। तीव्र सुखद भी होती है वर्षा जो होती है, रांची, हजारीबाग में 148 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तीव्र और सुखद। इस प्रकार की जलवायु झारखंड के अन्य प्रदेशों में नहीं पाई जाती है। इस जलवायु के निर्माण में ऊंचे भाग की भूमिका अपेक्षाकृत होती है दोस्त। कम तापमान होता है। अब आ जाओ शीत वर्षा में। शीत वर्षा जो होता है ना, वो पाट क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, वहाँ 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये शीत ऋतु में। तो पाट क्षेत्र कहाँ है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, पाट क्षेत्र, ओके। अब आ जाओ झारखंड की मिट्टियाँ। देखो, झारखंड की मिट्टी हो या भारत की मिट्टी हो, एक बात तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो ना NPS की क्वांटिटी किसी मिट्टी में नहीं है। NPS बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। देखो, झारखंड की जो मिट्टी है ना, अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के निर्माण से यहाँ हुआ है। क्यों, झारखंड में तो खनिज चट्टान है, चारों ओर बड़े बड़े चट्टान है। तो चट्टान होंगे तो कालक्रम के अनुसार से मिट्टी का निर्माण हो जाएगा उस चट्टान से। मृदा के 6 प्रकार हैं। कौन कौन, लाल मिट्टी कहाँ है, छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है ये, सर्वाधिक प्रमुख मिट्टी है। 90% क्षेत्र में फैला हुआ है झारखंड का। कौन, लाल मिट्टी में फेरोक्साइड और बॉक्साइड की क्वांटिटी बहुत अधिक होती है। फेरिक ऑक्साइड बोले तो लोहे का अंश, बॉक्साइड जिसमें अल्मीनियम का अंश पाया जाता है। NPS बिल्कुल नहीं होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। रंग कैसा होता है, पीला, धूसर, भूरा, काला, कुछ भी हो सकता है इसका, मेनली लाल होता है।
नीस और ग्रेनाइट के कारण NPH इसमें नहीं पाया जाता दोस्त। मोटे अनाज के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी देखो राजमहल पहाड़ी में है। इसे क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है इसे। अत्यंत बारीक वर्षा कण से निर्मित है ये। चिपचिपी लोहा, चूना और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पाया जाता है इसमें दोस्त। तो काली मिट्टी में पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक होती है। पानी गिरेगा उसमें, उस संग्रहित करके रख लेगा अपने आप में। काली मिट्टी बड़ी काम की चीज़ है। ये मैग्मा वगैरह के कारण कालक्रम के अनुसार ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। पूरा भारत में बोला जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ का क्षेत्र, इस सब क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में झारखंड में राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान वो भी क्षेत्र बना हुआ है। राजमहल बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित राजमहल का मुख्यतः क्षेत्र है जहाँ पर ये पाया जाता है मेरे भाई। लेटेराइट का मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी पता है ना क्या होता है? क्या होता है? अधिक पानी गिरेगा तो मिट्टी का अवक्षारण हो जाएगा, तो वहाँ पर NPH तो ऐसे गायब है और गायब हो जाएगा। ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी का वहाँ जन्म हो जाएगा। ओके, यस। इसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिक क्वांटिटी पाई जाएगी। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बोले तो लोहे का अंश, NPH बिल्कुल नहीं होगा। अब एक है रेतीली मिट्टी। हजारीबाग, धनबाद में इस क्षेत्र में लाल पीला रंग का मिश्रण से पाया जाता है। दामोदर वैली में मुख्यतः पाया जाता है। फुसफुस प्रकार का होता है। और जलोढ़ मृदा क्या हो? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जो होती है संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है दोस्त। क्यों? क्योंकि वहाँ सागरीय प्रकार की जलवायु है उधर। नवीनतम मिट्टी है, ये खादर अधिक होता है, भांगर कम। खादर पता है? नवीनतम जो जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर बोलते हैं। अब भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे भांगर बोलते हैं। इसमें चूना पोटास, इसमें जो होता है चूना पोटास की अधिक क्वांटिटी होती है। ओके, और NPH तो बिल्कुल नहीं होता। धान गेहूं के लिए ये क्षेत्र उपयुक्त है। नेक्स्ट है अभ्रक मूलक। ये कोडरमा, तिलैया, मांडू, बड़कागांव, अभ्रक पट्टी के नाम से ये जाना जाता है ये। ठीक है। अत्यंत उपजाऊ लेकिन जल की कमी पाई जाती है इस क्षेत्र में दोस्त। अपर्दित कगारों वाली मिट्टी पता है क्या है? ये पतली पथरीली होती है, ये निम्न उर्वरता होता है, फर्टिलिटी बिल्कुल कम होती है। और ये मोटा अनाज इसमें मेनली होता है मेरे भाई। ओके, तो अभी आपने देखा। छोटी सी फैक्ट देखते चलते हैं हम लोग। जहाँ उच्च भूमि वाली धूसर पीली मृदा का निर्माण होता है। पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता मध्यम से उच्चतर तक स्तर की होती है। धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी कहाँ पाया जाएगा दोस्त? छोटे छोटे फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाएगा। क्यों? आपने पढ़ा होगा कि पश्चिम सिंहभूम में बहुत प्रकार के माइंस है, लोहे का अंश बहुत है। विषम जातीय मृदा क्या होती है? पश्चिमी भाग के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग तथा सरायकेला के जो क्षेत्र है ना, वहाँ पीला रंग तथा काला रंग का धूसर मिट्टी पाया जाता है। याद रहेगा। ठीक है। झारखंड के वन के बारे में थोड़ा देख लो। बाकी एक बार वन करवाऊंगा नए रिपोर्ट के अनुसार से, थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है। 23,611 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है वन। भारत के कुल वन का ये 3.32% है। कितना दोस्त? 3.32% है। और झारखंड पूरे देश में 10वां स्थान रखता है जंगलों में। सर्वाधिक वन कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है, फिर लातेहार में है, फिर चतरा में है। सर्वाधिक परसेंटेज में कहाँ है? लातेहार में है, चतरा, फिर पश्चिमी सिंहभूम। तो मैं एक याद रखो, सबसे अधिक हाईएस्ट पश्चिमी सिंहभूम में और परसेंटेज वाइज लातेहार में। ओके, याद रहेगा आपको? यस, याद रहेगा। न्यूनतम वन क्षेत्र बताओ। न्यूनतम वन क्षेत्र जो है ना वो जामताड़ा में है, फिर देवघर में है। बस दो से ज़्यादा मत याद रखो। न्यूनतम परसेंटेज वाइज में भी जामताड़ा में है, फिर देवघर में है। ओके। अब दोस्त आ जाओ, मैं झारखंड में 1% की मैं बात कर रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पाया जाता है दोस्त। हाँ, 120 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा पाई जाती है। विस्तार जो है ना वो रांची, सिमडेगा, लातेहार। तो मेरे दोस्त आपने अभी भी देखा, क्या देखा? 120 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है झारखंड में। साल, शीशम, सागौन, पलास, सेमल, महुआ, बांस, ये सब जो होता है पेड़ पाया जाता है राज्य के 2.66% भाग भूभाग पर ये होता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये 120 सेंटीमीटर से कम यहाँ वर्षा होती है।
पतझड़ वन होता है पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, संथाल परगना के क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है पाया जाता है। बोले तो बांस, नीम, पीपल, खैर, पलास, कटहल, गुलर के वृक्ष पाए जाते हैं। वन उत्पाद कहाँ है? साल देख लो। साल इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग होता है। सराई फूल भी इससे निकल जाता है। तो झारखंड में साल का बहुत इज्जत है क्योंकि चारों ओर साल ही साल है। बीज से कुजरी तेल भी निकल जाते हैं। राजकीय वृक्ष है। अन्य सागौन, सेमल, गम्हार, ठीक है, यह गौन उत्पाद है। ये लाह जो है ना, लाह 50% कुल भारत का यहाँ होता है। 4 किस्में, जेठवी, केतकी, बैसाखी, अगहनी। नामकुम रांची में लाह रिसर्च केंद्र है, 1924 में बना था ये। केंदुपत्ता क्या है? नीति 2015 में बना था ये। केंदुपत्ता नीति कब बना? 2015 में। छोटा छोटा फैक्ट्स याद रखो दोस्त। तंबाकू बीड़ी में प्रयोग होता है। टसर रेशम जो होता है, टसर रेशम, यह झारखंड में देश में प्रथम स्थान है। 60% प्रमुख पूरा देश का उत्पादन होता है। और झारक्राफ्ट इसी के लिए बना था दोस्त, ठीक है, छोटे छोटे उत्पाद को बेचा जा सके। तो झारक्राफ्ट कब बना? 2006 में। तो आप याद रखना कि झारक्राफ्ट कब बना मेरे भाई? झारक्राफ्ट 2006 में बना, ठीक है। झारखंड में कैंपा बोले तो कैंपा याद पता है ना, कैंपा पूरा भारत से बना है कैंपा। कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 2009 में बनाया गया। कब बनाया गया? झारखंड में 2009 में बनाया गया। झारखंड कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड जो बनाया गया दोस्त, मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी के तहत, वो 2009 में बना। झारखंड में वन प्राणी संरक्षण देख लो। एक नेशनल पार्क है, कौन है? बेतला है। 11 सेंचुरी है। राज्य के 2.63% भाग पर ये नेशनल पार्क और सेंचुरी फैला हुआ है। 9% जो है ना वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आता है हमारा झारखंड का। 2001 में दलमा एलिफेंट रिजर्व बना था। दलमा कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में, हाथियों के लिए, ठीक है। साहेबगंज जिला में नेचर क्लब द्वारा जीवाश्म उद्यान का निर्माण किया गया है। राजमहल फॉसिल पार्क बोले तो कहाँ स्थित है? साहेबगंज में। देखो कुछ सेंचुरी है, उसके हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे कब बना। और झारखंड सरकार द्वारा 10 वर्षों के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना बनाया गया है। कितने वर्षों के लिए? इंपॉर्टेंट है, 10 वर्षों के लिए बनाया गया है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्त? लातेहार में। कब बना? 1986 में। 1986 में, तो याद रखना आप, 1986 में बना। टाइगर आरक्षित क्षेत्र है ये बेतला फुल फॉर्म क्या है? बाइसोन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस। सबसे बड़ा अभ्यारण्य 794 किलोमीटर है ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य बोले तो बेतला है। आप सभी का हम लोग टाइम पीरियड देखते चलेंगे केवल, ओके। बेतला देख लिया आपने, सबसे बड़ा है। पलामू में है 1976 में। हजारीबाग 1976 में। महुआ टांड लातेहार में 1976 में। दालमा पूर्वी सिंहभूम 1976 में। गौतम बुद्ध कोडरमा में 1976 में। तो 1976 में देख लो कितना सारा है। पलामू, हजारीबाग, महुआ टांड, दालमा, गौतम बुद्ध, ठीक है, ये सभी 1976 बना है। तो अब चाची कहाँ है? धनबाद में। कब बना? 1978 में। लावालौंग चतरा 1978 में। पारसनाथ गिरिडीह 1981 में। कोडरमा 1985 में। पालकोट गुमला 1990 में, ओके। दुधवा कब बना? साहेबगंज 1991 में। दुधवा कब बना? साहेबगंज 1991 में। अब पक्षी विहार के बाद देख लो हम लोग क्या कहाँ है। तिलैया तेनूघाट कहाँ पर है दोस्त? बोकारो में। चंद्रपुरा बोकारो में। ये सभी क्या पक्षी विहार है? ईचागढ़ सरायकेला में। उधवा साहेबगंज में। याद रहेगा, तेनूघाट बोकारो, चंद्रपुरा बोकारो, ईचागढ़ सरायकेला, उधवा साहेबगंज। जैविक उद्यान बायोलॉजिकल गार्डन बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? 1954 में। और मांझी में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो। मगर प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? रुक्का में। बिरसा मृग विहार ये कालामाटी खुट्टी में। जैविक उद्यान पता है कहाँ है? बायोलॉजिकल गार्डन। जैविक उद्यान के होता क्या है दोस्त? एक तो होता है नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी, वो जंगल में स्थित होता है, प्राकृतिक पर्यावरण में स्थित होता है। वहाँ हैबिटेट करना आसान होता है जानवरों को, जाकर रख दो डायरेक्टली, वहाँ उसका लगातार विकास होगा। बट जैविक उद्यान क्या होता है? वहाँ मानव के द्वारा बसाया जाता है अलग क्षेत्र में,
वो शहर में भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, बट वो प्राकृतिक आवास नहीं होगा, वहाँ प्राकृतिक आवास प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वो क्या है, एक्स2 है, उसे बायोलॉजिकल गार्डन बोलते हैं मेरे दोस्त, याद रखना आप। देखो पार्क देखते हैं हम लोग, पार्क कहाँ कहाँ है। ओके, सारा फैक्ट, दिमाग का ढक्कन खोल कर रखो आप, सारा फैक्ट आपके दिमाग में ही गिरेगा। सिद्धू कानू कहाँ है, दुमका में। घोड़बंधा जमशेदपुर। अंबेडकर पार्क कहाँ है, सिल्ली में। अंबेडकर जी बाबा साहब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। शहीद निर्मल महतो कहाँ है दोस्त, हजारीबाग क्षेत्र में है ये। श्री कृष्ण पार्क रांची में। ऑक्सीजन पार्क रांची में। सिद्धू कानू पार्क रांची में। नक्षत्र वन कहाँ है, रांची में। दीनदयाल पार्क रांची में। बिरसा मुंडा जी रांची थे, रांची में ही रहेंगे, रांची में। ठीक है, अब छोटा सा फैक्ट याद रखो झारखंड कृषि के बारे में। देखो कुल कृषि की 23% भूमि पर खेती होती है। झारखंड जो भूमि है ना, उसकी 23% भूमि पर खेती होती है। जो जनसंख्या निर्भर है वो लगभग 80% है, 75 लिखा है बट 80% समथिंग जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू फैक्ट। ठीक है, हाँ तो 80% है। मुख्यतः 3 फसल होते हैं, धान गेहूँ मक्का। शुद्ध बोए गए जो कृषि का मात्र क्षेत्र है ना, वो 12.77 है। शुद्ध बोए गए समझते हो, जहाँ पर सिंचाई का, इरिगेशन का प्रॉपर व्यवस्था है। लगभग 14.79% भूमि जो है ना परती है। ठीक है, परती है, खाली पड़ा हो। औसत आकार कितना है, 1.17 हेक्टेयर। कितना, वो 1.17। खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक होती है दोस्त। खरीफ फसल क्या क्या है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, ये सभी को बोलेंगे हम लोग खरीफ फसल। क्या दोस्त, खरीफ फसल। अब बोलेंगे रबी फसल कौन सा है, जिसको बैसाखी फसल भी बोलते हैं, वही है सरसों, गेहूँ, चना, मटर। ठीक है, जितने सारे दाल हैं वो सभी हैं। प्रमुख फसल देख लिया आपने। देखो मक्का जो है ना, मक्का वो सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है झारखंड में, वो है पलामू में, फिर हजारीबाग में। गेहूँ पलामू में, एक एक याद रखो बस। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा फसल गेहूँ है। गन्ना देखो राज्य की प्रमुख फसल है, सबसे हाईएस्ट कहाँ होता है, हजारीबाग में। मड़ुआ कहाँ होता है, सब में हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, रांची में। जौ पलामू में। ज्वार बाजरा हजारीबाग में। ठीक है, सिंचाई के साधन देख लो सबसे अधिक कहाँ कहाँ है। सारा फैक्ट याद रखो, दिमाग का ढक्कन खोल कर रखो। सबसे अधिक कुआं, फिर तालाब, फिर नहर, फिर नलकूप। क्या क्या, कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। कुआं का 30%, तालाब का 19%, नहर का 18%, नलकूप का कितना 8%। तो कुआं, तालाब, नहर, नलकूप 30, 19, 18, 8 याद रहेगा। कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। अपने मन में जैसे 10 बार रिपीट कर लो वीडियो पॉज करके। कुआं, तालाब, नहर, नलकूप 30, 19, 18, 18। तो सबसे अधिक कुआं, ओके दोस्त, सबसे कम नलकूप। देखो चना जो होता है ना, चना कहाँ पर है, सबसे अधिक गोड्डा में। मटर रांची में। अरहर पलामू में। मूली रांची में। मसूर पलामू में। गाजर रांची में। उड़द रांची में। टमाटर रांची में। कुर्थी पलामू में। पपीता सिमडेगा में। तिलहन पलामू में। आलू रांची में। गोभी रांची में। कितना खाओगे खा लो, मैं कितना चीज़ का नाम बता दिया आपको। ठीक है, और झारखंड में 375 गोदाम कार्यरत हैं दोस्त, जहाँ पर वेयर हाउस जिसे कहा जाता है, यहाँ पर लोग अपने अपने प्रोडक्ट को जाकर रखते हैं। कुल भंडारण कितना है, 1.61 लाख मीट्रिक टन। सर्वाधिक गोदाम कहाँ पर है, झारखंड में, गढ़वा में है। गढ़वा को अब गड्ढा मत समझो, बहुत आगे है गढ़वा। 30 है, गिरिडीह में 28 है, पलामू में 27 है। ठीक है, हाँ। अब मेरे दोस्त, अब इस फैक्ट पर दिमाग लगाओ आप। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पस नदी घाटी परियोजना। एक नदी, कितने सारे काम। ठीक है, जल ही जीवन है। दामोदर नदी देखो, 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है यहाँ से, दामोदर नदी से। और डीवीसी पर ये 1948 में बना था। झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है मेरे भाई। डीवीसी पर 4 बड़े बांध हैं, तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत। कौन कौन, तिलैया, कोनार,
मैथन पंच है। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है 1928 से 1982-83 में इसे बनाया गया था। विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है ये, विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है ये। इस प्रमुख बांध पर चांडिल, सरायकेला, गोलूडी, पूर्वी सिंहभूम, खरकई नदी पर स्थित है ये। मयूराक्षी परियोजना जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के संगम से चल रहा है ये, झारखंड वेस्ट बंगाल के संगम से चल रहा है, ठीक है। कोयल कारो परियोजना जो है ना वो दक्षिणी कोयल तथा कारो नदी पर स्थित है, कारो नदी पर स्थित है, ये कारो नदी पर स्थित है, कारो नदी पर स्थित है। देखो सम फैक्ट्स जहाँ पर नज़र रखो आप। वियना सम्मेलन कब हुआ दोस्त? 1985 में हुआ। वियना सम्मेलन समझते हो ना, ये सभी के सभी ओजोन परत के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। तो इन्वायरमेंट का कुछ नोट किया हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में। ये भी अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए, ओजोन परत को संरक्षण के लिए बनाया गया है। एक नेक्स्ट रियो डी जेनेरियो 1992 में आया था। ये CO2 को कम करने के लिए लाया गया, एक किया गया सम्मेलन था जिसे पूरे दुनिया ने भाग लिया था। रियो डी जेनेरियो बोले तो कहाँ है? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। तो डेट याद रहेगा, कहीं भी आ सकता है, ये GS में क्वेश्चन आ सकता है आपका। वियना सम्मेलन 1985 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, रियो डी जेनेरियो तो बस रियो याद रखो, रियो डी 1992। क्योटो प्रोटोकॉल ये बाध्यकारी प्रोटोकॉल है, ठीक है। 1900 बाध्यकारी बोले तो आपको पालन करना ही करना है, वरना समझ लो। ध्वनि प्रदूषण देखो 45 डेसिबल से अगर दिन में अधिक हो जाए तो वो प्रदूषण कहलाएगा, और रात में 35 डेसिबल से अधिक हो जाए तो डेसिबल से अधिक हो जाए दोस्त, वो प्रदूषण की श्रेणी में आएगा मेरे भाई। तो एक बात तो याद रखना आप जो मैं कह रहा हूँ। अब जलवायु से फैक्ट संबंधित देख लो। भारत के 15 जलवायु प्रदेशों में 3 जलवायु प्रदेश झारखंड में स्थित है। झारखंड में कितना है दोस्त? 3, ओके। और पूरा भारत में कितना है? 15। झारखंड की कृषि क्षेत्र में SDG में 17% का योगदान है, ठीक है। जो भारत का, जो झारखंड का जो GDP में 17% का योगदान है, और जनसंख्या 80% लगभग निर्भर है। औसत वार्षिक वर्षा 1149 मिलीमीटर में बात करेंगे तो 1149, ठीक है। और जिसमें कि 83% दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, सोच लो। साउथ वेस्ट मानसून से 83%, 6.5% लौटते मानसून से होती है, 4% पश्चिमी विक्षोभ से होती है, 6.5% मानसून की पूर्व वर्षा से होती है। पिछले 100 वर्षों में 150 मिलीमीटर वर्षा की मात्रा में कमी आई है मेरे भाई, ये काफ़ी चिंता की विषय है। पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। नेतरहाट, पिठोरिया घाटी, सरंडा, पारसनाथ पहाड़ी, दालमा पहाड़ी, हजारीबाग, पलामू के वन जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सब क्या है? पूरे जंगल भरा हुआ है, नदी, पहाड़, झरना यहाँ काफ़ी है, जीव जंतु भी काफ़ी है, तो यही क्षेत्र है समृद्ध। बाकी एरिया तो बस खाना पूर्ति कर रहा है। झारखंड की 3 गिद्ध प्रजाति जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। कौन कौन? जिप्स बेंगेलिसस, जिप्स इंडिकस और अजेप्सियन। ये तीनों दे देगा, ये क्या है? तो गिद्ध की प्रजाति है। कौन कौन? जिप्स बेंगेलिसस, जिप्स इंडिकस और इजिप्शियन। डाइक्लोफेनिक जो नामक जो दवा है ना, उसके कारण ये बेचारा लोग मर जाता है, ठीक है। किसी भी जीव जंतु में दिया गया ये दवा और वो मर गया तो उसे फेंक दिया गया, अब ये खाएंगे तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। वन आच्छादन के लिए 2015 में मुख्यमंत्री जनवन की योजना की शुरुआत हुई। तो मुख्यमंत्री जनवन योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में, ओके। इको फ्रेंडली इको टूरिज्म नीति साहेबगंज में फॉसिल पार्क की स्थापना किया गया। फॉसिल पार्क कहाँ है दोस्त? ये साहेबगंज में स्थित है। पारसनाथ किनारी झील कहाँ है? हजारीबाग में। त्रिकुट पर्वत, तिलैया, पलामू, नेतरहाट का विकास, ये सब क्या है? टूरिस्ट प्लेस है, जाएंगे आप मज़ा आ जाएगा, लगेगा प्रकृति के गोद में उतर गए हम, ठीक है। प्रकृति की गोद में जब भी जाओ, बड़े बड़े हरे भरे जंगल, नदी के पहाड़, तो ऐसा लगता है कि ये नदी नाला मेरी माँ है और मैं इसका संतान हूँ। जाके इतना खुशी मिलती है, बस जाओ और झूमते रहो, ठीक है। मौका मिले तो कभी हरिद्वार जाओ। नेक्स्ट, जापान के हिटैची कंपनी को राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र लगाने हेतु सहमति प्रदान किया गया। किसको? हिटाची कंपनी, जापान कंपनी। रांची नगर निगम की सफाई का काम 25 वर्ष के लिए SL इंफ्रा को सौंपा गया है। ये सारे फैक्ट मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। झारखंड की राज्य प्रदूषण बोर्ड
की स्थापना 2001 में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड में प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2001 में। झारखंड सरकार द्वारा 2012 में झारखंड की ऊर्जा नीति की घोषणा किया गया था। जो एनर्जी पॉलिसी है झारखंड का, वो 2012 में बनाया गया है, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को विकास करना है। 2001 में झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का विकास हुआ, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। 2011 में झारखंड की जल नीति की शुरुआत हुई। जल नीति कब बनी झारखंड में? 2011 में। झारखंड में आपदा प्रबंधन देख लो, वहाँ भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, आंधी, तूफान, सुनामी, बाढ़, सूखा, ये सभी क्या है? आपदा है, ये सभी डिजास्टर है, ठीक है। जान माल की काफ़ी हानि होती है। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को जोन 2nd, 3rd, 4 में रखा जा सकता है, ठीक है। 2, 3, 4। जोन 2 में कौन सा है? 7 जिला है, रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। जोन 3rd में देखो, तीसरा में कौन? 15 जिला है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जोन 4th में कोडा तथा साहेबगंज का उत्तरी भाग अवस्थित है। तो बस ये याद रखना कि 4th में क्या है? 4th में गोड्डा साहेबगंज का क्षेत्र स्थित है, ठीक है। बाढ़ से झारखंड के 11 जिला प्रभावित हैं। सूखा देखो, सूखा क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में सामान्यतः कम वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर सूखा की घोषणा किया जाता है। 25% से कम होने पर सामान्य वर्षा बोला जाता है, और 50% से कम हो गया तो गंभीर हो जाएगा, और 75% अगर कम हो गया तो आपदा में काउंट हो जाएगा कि भाई झारखंड में तो आपदा आ गई। झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 28 मई 2010 को किया गया, याद रहेगा। प्रबंधन प्राधिकरण का गठन झारखंड में 28 मई 2010 को किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2000 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के 1 कितना 14 के 1 में आलोक में किया गया है। ये राज्य के प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आपदा का हेड मुख्यमंत्री होता है, इसमें 9 सदस्य भी शामिल होते हैं। तो देखो, अक्टूबर 2004 में झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन हो गया। आपदा विभाग है ये, प्राधिकरण 2010 में बना है, बट आपदा विभाग जो है वो 2004 में बना है। आपदा राहत कोष में देखो 75% केंद्र पैसा देगी जब भी कहीं आपदा आ जाएगा तो, और 25% का राज्य देगा। वर्ष 2009 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य में आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया था। योजना कब हुआ? 2009 में बना। आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर 2006 में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स का गठन हुआ। ये पूरे देश में कब बना दोस्त? जो NDRF का टीम गठित हुआ 2006 में हुआ। नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स, कहीं भी होगा फोर्स उतर जाएगा। वर्ष 2005 में झारखंड में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची द्वारा आपदा प्रबंधन का गठन किया गया। तो आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में। इसकी जो हेड जहाँ से नेतृत्व होता है वो है श्री कृष्ण लोक प्रशासन, याद रहेगा। जिला स्तर पर हेड कौन होता है? DC या DM। प्रखंड स्तर पर जो BDO होता है, और ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर का मुखिया होता है, याद रहेगा। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की क्लास ज्योग्राफी एंड हुआ। कल की क्लास में लोग इकोनॉमी देखेंगे मेरे भाई। इकोनॉमी हम लोग ठीक से देखेंगे, एक एक फैक्ट्री को देखेंगे, एक एक को देखेंगे। आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो एक आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक अवश्य करें, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप जीवन में सफल हो। ऑल द बेस्ट।